हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अगेन अनुष्का राजपूत हियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी इसके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के सारे क्वेश्चन टारगेट हार में रह गए सारे के सारे आज क्या ख़त्म कर लेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेब्डोमाइलोसिस। ठीक है, मैंने बताया था कि मसल की जो मायोग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या यूरिन में जब प्रेजेंट होती है, ठीक है, मसल की जब क्या होती है ब्रेक डाउन होती है या फिर कोई इंजरी होती है, मसल में ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से जो मसल की प्रोटीन है मायोग्लोबिन वो क्या यूरिन में आ जाती है। और यूरिन में क्या है अक्यूमुलेशन की वजह से वो क्या करती है रीनल फेलियर भी कॉज करती है ना। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेब्डोमाइलोसिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रेब्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ऑरिजिनेट्स इन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेरेब्रम, सेकंड ऑप्शन है किडनी, थर्ड ऑप्शन है स्ट्राइएटेड मसल, फोर्थ ऑप्शन है टेंडन। ठीक है, रेब्डोमायोसार्कोमा क्या होता है? कैंसर होता है रेयर टाइप का, जो कि सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर होता है, स्पेशली जो स्केलेटन मसल्स हैं या यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं वो के इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हमने ये बताना है कि बच्चों में ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है। तो सेरेब्रम ब्रेन से तो नहीं हो सकता जब सॉफ्ट टिश्यू का है ना, किडनी से भी नहीं है, टेंडन से भी नहीं है, स्ट्राइएटेड मसल इसका क्या करेक्ट आंसर है। स्ट्राइएटेड मसल्स क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिब्रिल्स क्या है अपीयरेंस देते हैं कुछ स्ट्रिप्स के जैसे, अगर हम इनको अंडर माइक्रोस्कोप क्या है एग्जामिन करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। और ये होते हैं हमारे स्केलेटन मसल्स जो होते हैं ना, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल क्या होते हैं फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है इसका। जो रेब्डोमायोसार्कोमा है बच्चों में ऑरिजिनेट होता है स्ट्राइएटेड मसल से। तो इसका एक लॉजिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एज इट इज़ हमें क्या है याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चाइल्ड इज़ डायग्नोस्ड विद फियोक्रोमोसाइटोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट मैनिफेस्टेशन विल इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज़ इन क्राइसिस। ठीक है, एक बच्चा है जिसको डायग्नोस हुआ है फियोक्रोमोसाइटोमा, और हमें ये बताना है कि कौन सी मैनिफेस्टेशन, कौन सा सिम्टम्स हमें बताएगा कि बच्चा क्या है क्राइसिस में है ना। पर पहले हमें पता होना चाहिए कि फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या है ना। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, ठीक है, हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका ट्यूमर भी हार्मोन सिक्रेट करेगा ना। तो इसमें एच वाले सिम्टम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, हाइपरटेंशन, हेडेक, हाइपरमेटाबॉलिज्म, ऐसे वाले हैं ना। तो हमें ये बताना है कि बच्चा क्राइसिस की कंडीशन में किस सिम्टम से हमें पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 75 mm ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर बी है हार्ट रेट ऑफ 98 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन नंबर सी है रेब्डोमाइलोसिस। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास यूरिन आउटपुट ऑफ 30 ml पर आवर। बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं कि नॉर्मल ही है, यूरिन आउटपुट 30 ml RP नॉर्मल है, रेब्डोमाइलोसिस अलग कंडीशन है, क्रोमोसाइटोमा अलग है, और डायस्टोलिक BP 75 बच्चे में नॉर्मली है ना। तो हार्ट रेट 98 बीट्स पर मिनट मतलब टैकीकार्डिया की कंडीशन है बच्चे में है ना। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है, जो ये बता रहा है कि बच्चा क्या है क्राइसिस में है, टैकीकार्डिया अगर उसको हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रेब्डोमाइलोसिस। ऑप्शन नंबर ए है एलिवेशन इन क्रेटिनिन काइनेज। ऑप्शन नंबर बी है एलिवेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज्ड पीटी। ऑप्शन नंबर डी है डिक्रीज्ड पीटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डायरेक्ट ही जाएगा क्रेटिनिन काइनेज, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है। जब भी कोई मसल क्या है डैमेज होता है तो रिलीज़ करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम जिसका नाम है क्रेटिनिन काइनेज, और इसका लेवल अगर ब्लड में रेज्ड है, ठीक है, और रेब्डोमाइलोसिस की कंडीशन में इसका लेवल क्या है 1000 यूनिट पर लीटर से क्या अबव चल जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर ए एलिवेशन इन क्रेटिनिन काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the most common life threatening complication of rhabdomyolysis? कि बहुत ही ख़तरनाक वाली लाइफ थ्रेटनिंग वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है रेब्डोमाइलोसिस की। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास अक्यूट किडनी इंजरी। ऑप्शन नंबर बी है फ्लैपिंग ट्रेमर। ऑप्शन नंबर सी है टिनिटस। ऑप्शन नंबर डी है हेमरेज।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मायोग्लोबिन जो प्रोटीन यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज़ होती है वो क्या किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो रेब्डोमाइलोसिस में इसमें आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूरिन फॉर द क्लाइंट विद रेब्डोमाइलोसिस। हमने क्या यूरिन का कलर बताना है क्लाइंट का जिसमें क्या हो रहा है, रेब्डोमाइलोसिस हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉ कलर, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ऑरेंज। ठीक है, प्रोटीन रिलीज़ हो रही है इसलिए हमें पेशेंट का क्या ब्राउन कलर का यूरिन मिलेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिनूरिया, है ना, ब्राउन कलर का यूरिन। नेक्स्ट ब्राउन कलर ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अक्यूट नेक्रोसिस ऑफ द स्केलेटन मसल फाइबर दैट लीड्स टू री लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट इन द एक्चुअल सर्कुलेशन इज कॉल्ड। अक्यूट नेक्रोसिस मतलब अचानक से नेक्रोज्ड हो गए स्केलेटन मसल फाइबर और उनकी वजह से क्या लीकेज हो रही है, जो सेलुलर कंटेंट है कहाँ चला गया है, एक्चुअल सर्कुलेशन में चला गया है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं वो हमने बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी है विल्सन डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी है रेब्डोमाइलोसिस, ऑप्शन नंबर डी है पेजेट डिजीज़। तो इसका तो पता ही है हमें, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है, रेब्डोमाइलोसिस, क्योंकि इसी में जो मायोग्लोबिन है वो क्या है चली जाती है कहाँ पे, सर्कुलेशन में, और सर्कुलेशन से फिर यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉलोइंग आर द इंट्रासेलुलर कंटेंट डम्प्ड इन दी सर्कुलेशन व्हाइल पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रेब्डोमाइलोसिस एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब सारे क्या हैं डंप होते हैं सर्कुलेशन में, रेब्डोमाइलोसिस में कौन सा नहीं होता है। ठीक है, कौन सा सेलुलर कंटेंट ब्लड में नहीं जाता है रेब्डोमाइलोसिस की कंडीशन में, वो हमने बताना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास मायोग्लोबिन या सी के, ऑप्शन नंबर बी है बेन्स जोन्स प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर डी है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो इसका तो हमें पता ही है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बेन्स जोन्स प्रोटीन तो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में रिलीज़ होती हैं, प्लाज्मा सेल से बनाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल इनको सिक्रेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल इंडिकेटर फॉर द कंडीशन ऑफ मसल इंजरी वुड बी। ऑप्शन नंबर 1 है एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन काइनेज, ऑप्शन नंबर बी है बेन्स जोन्स प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर डी है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो भी मैंने पहले भी बताया ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट जाएगा, सीरम क्रेटिनिन काइनेज क्या एलिवेटेड है तो वो इंडिकेट करेगा कि मसल इंजरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द क्लाइंट गॉट एडमिटेड टू दी एमरजेंसी विद द डायग्नोसिस ऑफ रेब्डोमाइलोसिस द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन वुड बी। ठीक है, हमारे पास एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में और उसका डायग्नोस हुआ है रेब्डोमाइलोसिस, तो हम प्रायोरिटी एक्शन हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है चेक द पेशेंट वेट, ऑप्शन नंबर बी होल बॉडी फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर डी सी मेजर द एब्डोमिनल सर्कमफरेंस, ऑप्शन नंबर डी इनिशिएट रीहाइड्रेशन थेरेपी। तो ऑप्शन नंबर डी आई थिंक करेक्ट रहेगा, बाकी चीज़ों का तो कोई कंसर्न ही नहीं है रेब्डोमाइलोसिस के साथ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, रीहाइड्रेशन थेरेपी, आईवी फ्लूइड क्या है, हम उसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ रेब्डोमाइलोसिस विद द क्लिनिकल फीचर ऑफ मसल टेंडरनेस और माइल्जिया इज़ एन एडवर्स रिएक्शन टू। ठीक है, हमने ये बताना है कि डेवलप हो रहा है रेब्डोमाइलोसिस और क्लिनिकल फीचर में जो मसल टेंडरनेस है माइल्जिया है वो एडवर्स रिएक्शन कौन से ड्रग का है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एस इनहिबिटर, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटिन ड्रग्स, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन नंबर डी है हार्मोनल थेरेपी। तो हमें इसका डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा कि जो स्टेटिन थेरेपी है वो क्या कॉज करती है, मसल टेंडरनेस और माइल्जिया कॉज करती है। ठीक है, ओके, रेब्डोमाइलोसिस इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टेटिन थेरेपी। ठीक है, जब कोई पेशेंट क्या है स्टेटिन थेरेपी पे होता है तो रेब्डोमाइलोसिस होने के उसमें चांसेस होते हैं। स्टेटिन क्या होता है, कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टेटिन ड्रग्स। तो जब भी कोई पेशेंट मतलब जिसमें कोलेस्ट्रॉल हाई है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, उन पेशेंट में क्या रेब्डोमाइलोसिस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है स्पाइनल कॉलम डिफॉर्मिटी से।
इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेन एंड मसल स्पाज्म एसोसिएटेड विद द डिस्क हर्निएशन कैन बी मैनेज विद, ठीक है, कोई भी पेन या मसल स्पाज्म है जो कि डिस्क हर्निएशन से रिलेटेड होता है, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास लाई डाउन इन स्पाइन पोजिशन। ऑप्शन नंबर बी है टीच मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। ऑप्शन नंबर सी है ऑलवेज वियर बेल्ट। ऑप्शन नंबर डी है यूज़ ऑफ कोल्ड एंड हॉट कंप्रेसेस अलॉन्ग विद एनाल्जेसिक्स। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है कि हम क्या है, कोल्ड और हॉट कंप्रेसेस यूज़ करते हैं पेन किलर के साथ, ठीक है। कभी कोल्ड कंप्रेशन देंगे पेशेंट को, कभी हॉट कंप्रेशंस देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, जो उसका पेन और जो मसल स्पाज्म है क्या रिलीफ हो जाएगा डिस्क हर्निएशन वाले पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज़ कॉल्ड। ये तो हमें पता ही, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन है ना, मैंने कितनी बार टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉर्डोसिस, सेकंड है काइफोसिस, थर्ड ऑप्शन है स्कॉलियोसिस, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया। तो लॉर्डोसिस एंटीरियरली मूव कर रही है स्पाइन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉर्डोसिस। यही सेम अगर पोस्टीरियर यहाँ पे लिखा होगा, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, तब क्या हमारा आंसर जाता काइफोसिस। बट यहाँ पे एंटीरियर पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, सेम क्वेश्चन आ गया है ना, तो ऑप्शन सेम ही है एज इट इज़ जो ऊपर वाले में थे, तो इसमें आंसर चेंज हो जाएगा काइफोसिस, क्योंकि पोस्टीरियर साइड को क्या मूव कर रही है स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल कर्वेचर। लेटरल कर्वेचर हमें पता है स्कॉलियोसिस होता है, ऑप्शन सेम है इसमें भी, तो स्कॉलियोसिस लेटरल कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ थेरेपी, अ नर्स शुड एक्सप्लेन द पेरेंट दैट हिज चाइल्ड इज़ डायग्नोस्ड विद स्कॉलियोसिस, ठीक है। मेन गोल क्या रहेगा थेरेपी का, जो नर्स एक्सप्लेन करेगी पेरेंट को, एक बच्चे के पेरेंट को जिसको अभी क्या डायग्नोस हुआ है, स्कॉलियोसिस डायग्नोस हुआ है। तो ऑप्शंस है हमारे पास, प्रिपेयर द सर्जरी रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलियोसिस, कि स्कॉलियोसिस के लिए उसको क्या है सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कर्वेचर, कि हम जो कर्वेचर डेवलप हो रहा है उसको क्या रिस्ट्रिक्ट करके डेवलपमेंट उसकी रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम इमोबलाइजेशन, कि इमोबलाइजेशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं उसके ऊपर मेन फोकस रहेगा, उनको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर द पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, पेन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो मेन हमारा जब भी थेरेपी हम देते हैं तो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को क्या है, हमारा मेन मोटिव रहता है कि हम उसको क्या है कम करें, कि डिज़ीज़ ज़्यादा ना फैले या ज़्यादा बढ़े ना, मतलब। तो यहाँ पे रहेगा रिस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कर्वेचर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यंग चाइल्ड विद एग्जैगरेटेड लंबर कर्व इज़ डायग्नोस्ड एज, ठीक है, एक यंग बच्चा है और उसमें क्या लंबर कर्व है, एग्जैगरेटेड मतलब बढ़ा हुआ है ना, तो इस डायग्नोस को क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है स्कॉलियोसिस, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्डोसिस, ऑप्शन नंबर सी है काइफोसिस, ऑप्शन नंबर डी है काइफोस्कॉलियोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा रहेगा करेक्ट, क्योंकि लंबर कर्वेचर जब भी एग्जैगरेट होता है या बढ़ता है तो हम लॉर्डोसिस ही बोलते हैं उसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉर्डोसिस इज कॉमन इन द चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए 2 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 4 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर। तो इसका आंसर है 5 है ना। 5 ईयर से जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कॉलियोसिस होने के या लॉर्डोसिस होने के, तो लॉर्डोसिस 5 ईयर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो रिलेटेड है कार्पल टनल सिंड्रोम से, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमें पता है मीडियन वेन अफेक्ट होती है, तो जो हमारी फर्स्ट 3 एक्सट्रीमिटीज़ है उसको क्या अफेक्ट करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम में फर्स्ट क्वेश्चन, कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ, तो फर्स्ट क्वेश्चन नर्व से रिलेटेड आ गया हमें। ऑप्शन नंबर ए है मीडियन नर्व, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल नर्व, ऑप्शन नंबर सी है अल्नर नर्व, ऑप्शन नंबर डी है फीमोरल नर्व। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या चल जाएगा मीडियन नर्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, कि कार्पल टनल सिंड्रोम हमने पेशेंट में आइडेंटिफाई करना है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एलन टेस्ट,
एलन टेस्ट सेकंड ऑप्शन है, फेलेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास स्पर्लिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है ट्रेंटनबर्ग टेस्ट। तो हमें पता है जो एलन टेस्ट है वो क्या है, हम एबीजी परफॉर्म करने से पहले करते हैं पेशेंट में, जब हमने ये चेक करना होता है कि जो हमारी अगर हम रेडियल आर्टरी को पंचर कर दें तो जो हमारी अल्नर आर्टरी है वो क्या हैंड को अच्छे से ब्लड सप्लाई दे पाएगी या नहीं। जो ऑप्शन नंबर सी है स्पर्लिंग टेस्ट, जो स्पर्लिंग टेस्ट है वो हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट में सर्वाइकल स्पाइन का कंप्रेशन अगर चेक करना हो, नर्व रूट का कंप्रेशन, जो हम पेशेंट की नेक है उसको हाइपर एक्सटेंड करते लेटरल फ्लेक्शन कराते हैं, फिर एक्सियल क्या करते हैं प्रेस करते हैं, एक्सियल कंप्रेशन देते हैं। पेशेंट में अगर सिम्टम वर्सन होते हैं इट मीन्स क्या है उसको सर्वाइकल स्पाइन कंप्रेशन या नर्व रूट कंप्रेशन। जो नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास ट्रेंटनबर्ग टेस्ट, इसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को क्या करते हैं ए हिप डिसफंक्शन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेस्ट। इसमें क्या करते हैं जो पेशेंट का बोलेंगे कि एक लेग पे अपने वेट को क्या बियर करे, जब एक लेग को क्या है एक एक्सट्रीमिटी को पेशेंट फ्लेक्स करेगा तो कॉन्ट्रालेटरल जो पेल्विस है वो क्या ड्रॉप हो जाता है, एक साइड की जो हमारी इलियक स्पाइन है वो क्या ड्रॉप हो जाती है, और जो तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा हिप जॉइंट है वो क्या सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट था हमारे पास फेलेंस टेस्ट। फेलन टेस्ट ही मतलब एग्जैक्ट टेस्ट है जो कि हम किस में यूज़ करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम में। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं 1 मिनट के लिए जो पेशेंट की रिस्ट है उसको क्या फ्लैक्स करके रखते हैं, और अगर पेशेंट में क्या मीडियन नर्व क्या इंजर्ड है तो उसमें जहाँ पे भी मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है उस पार्ट में क्या है सिम्टम क्या वर्सन हो जाएंगे। पेशेंट में जो टिंगलिंग सेंसेशन, नर्वनेस, जो भी है पैरास्थीसिया, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम जो भी नर्व इंजरी से अफेक्टेड होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो क्या बढ़ जाएंगी। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो मीडियन नर्व है वो क्या अफेक्टेड है। तो फेलन टेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा हमारा। फेलन टेस्ट ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनेल साइन टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोस विच डिजीज़। ऑप्शन नंबर ए है कार्पल टनल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है बर्गर डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी है वेरिकोज वेन, ऑप्शन नंबर डी है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो हमें पता है डीवीटी है ना, कौन सी कंडीशन है कि पोस्ट ऑफ पेशेंट है उनमें मोस्ट ऑफ चांस रहते हैं अगर वॉक नहीं करेंगे तो जो ब्लड है वो क्या है, जो ब्लड फ्लो है क्या है रुक जाएगा और उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम वेरिकोज वेन भी वही है ना कि पेरिफेरल नर्व्स क्या डायलेटेड हो जाती है, वहीं पे स्टैग्नेट हो जाता है ब्लड, वो वाला। जो बर्गर डिजीज़ है वो भी क्या है ब्लड वेसल का ही डिसऑर्डर है, इसमें जो ब्लड वेसल है क्या स्वेलन हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और क्या है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ से। जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या टिश्यू डैमेज होंगे, इवन गैंग्रीन फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो ये भी तो नहीं, ये भी जो टीनल साइन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं। पर टीनल साइन होता क्या है, टीनल साइन में ये होता है कि पेशेंट को टिंगलिंग और पिन चुभोने वाली ऐसी नीडल उसको लगे कि नीडल मेरे हाथ में कोई चुभ हो रहा है, ऐसी वाली सेंसेशन होगी जब कोई भी मतलब पर्सन या जो एग्जामिन कर रहा है डॉक्टर वो क्या है टैप करेगा उस अफेक्टेड नर्व के ऊपर। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये उसी का साइन है, ठीक है। जब एग्जामिनर क्या करेगा मेरी हाथ की स्किन पे टैप करेगा, मीडियन नर्व के ऊपर वाली जो स्किन है वहाँ पे जब टैप करेगा तो मुझे क्या है टिंगलिंग और नीडल पिन या नीडल चुभ होने वाली क्या सेंसेशन महसूस होगी, उसको मैं क्या बोलूँगी पॉजिटिव टीनल साइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर दैट की टीनल साइन इज़ यूज टू असेस कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम। इनमें से कौन सी दवाई क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज कर सकती है वो हमने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एसीटाजोलामाइड, ऑप्शन नंबर बी है एनेस्ट्रोजोल, ऑप्शन नंबर सी है लेट्रोजोल, ऑप्शन नंबर डी है एक्सीमेस्टिन। तो ऑप्शन जो एसीटाजोलामाइड है वो हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है हमें पता है ना, ये क्या है हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनेस्ट्रोजोल। एनेस्ट्रोजोल क्या है मतलब हार्मोनल ड्रग है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है।
थर्ड है लेट्रोजोल। लेट्रोजोल भी क्या है, हार्मोनल है और ये भी ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होती है। और फोर्थ है हमारे पास एक्समेस्टेन, ये भी हार्मोनल है सेम और ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ की जाती है। तो जो असीटाजोलामाइड है उसके साइड इफ़ेक्ट हमें पता है कि हेयरिंग से रिलेटेड होते हैं, रिंगिंग ऑफ ईयर, डिजीनेस, वो कर सब करवाती है असीटाजोलामाइड। जो लेट्रोजोल है वो क्या स्वेलिंग कराती है हमारे तो स्वेलिंग और टेंडरनेस करवाती है वेन के लॉन्ग है ना, वेन में फ्लशिंग या हॉट फ्लैशेस या हेडेक ऐसे सिम्टम पेशेंट में आते हैं लेट्रोजोल के साइड इफ़ेक्ट। और ऐसे एक्समेस्टेन जो है वो क्या है WBCs को कम करती है, कफ और हार्शनेस करवाती है, पर्सन को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो अब जो लास्ट ड्रग हमारे पास बच गई है वो क्या है, नेस्ट्राजोल ही बच गई है। तो नेस्ट्राजोल क्या है, सेम ये भी हमें ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होती है, बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि मीडियम नर्व को अफेक्ट करती है और क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है कॉज करवाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेस्ट्राजोल क्या है कॉज करती है कार्पल टनल सिंड्रोम। कॉमनली इन कि जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एडल्ट, ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर सी है मेन, ऑप्शन नंबर डी है वुमेन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट रहेगा आंसर, क्योंकि जो फीमेल है उनमें क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फ्लूइड रिटेंशन की कुछ एक कंडीशंस आती हैं, प्रेगनेंसी भी जैसे एग्जांपल है ना। तो एक तो फीमेल में एनाटॉमिकली जो कार्पल टनल है वो क्या मतलब नैरो होती है, ठीक है। एनाटॉमिकल डिफरेंस भी होता है मेल और फीमेल में। नैरो होने की वजह से जब उसमें फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा होगा वो क्या है मीडियन नर्व को क्या इजीली कंप्रेस कर देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर प्रोन टू डेवलप कार्पल टनल सिंड्रोम एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए है मसाज थेरेपिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है वीवर वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर वर्कर, ऑप्शन नंबर डी है सिक्योरिटी गार्ड। तो सारे पर्सन क्या हाथ से काम करने वाले जो भी हैं वो क्या रिस्क पर रहेंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू ट्रीट पेशेंट विद कार्पल टनल सिंड्रोम एक्सेप्ट। कौन सी इंटरवेंशन सही नहीं है वो हमें क्या आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास नेसेड्स, ऑप्शन नंबर बी है क्रायो सर्जरी, ठीक है, सी है रिस्ट स्प्लिंट, डी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो क्रायो सर्जरी अगर हम कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं पेशेंट को तो उसमें क्या कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए सही नहीं है वो, तो वो क्या आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर सीन इन कार्पल टनल सिंड्रोम एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास पेन, ऑप्शन नंबर बी टिंगलिंग, ऑप्शन नंबर सी नमनेस, ऑप्शन नंबर डी कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर सीन इन कार्पल टनल सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए कौन सा नहीं है वो बताना है। तो कंफ्यूजन क्या है सही आंसर है हमारे पास, बाकी क्या है नर्व से अफेक्टेड होने वाले फीचर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिवली विच जेंडर इज़ मोर प्रेवलेंट टू डेवलप कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसमें तो फीमेल ही जाएगा आंसर, मैंने पहले भी बता दिया। मेल फीमेल इक्वल रेशो, देयर इज़ नो सफिशिएंट डाटा टू कंक्लूड। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एम्पुटेशन से रिलेटेड है। एम्पुटेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर बिलो द नी एम्पुटेशन, विच ऑफ दीज असेसमेंट शुड द नर्स कंसीडर प्रायोरिटी। कौन सी असेसमेंट नर्स क्या प्रायोरिटी कंसीडर करेगी बिलो द नी एम्पुटेशन हुई है पेशेंट की उसमें। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एक्रेल एडिमा, ऑप्शन नंबर बी है मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है स्टम्प ड्रेसिंग, ऑप्शन नंबर डी है ब्लड शुगर लेवल। तो स्टम्प से रिलेटेड क्या है ये ज़रूरी है, क्योंकि स्टम्प सही फॉर्म नहीं होगा तो स्टम्प में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो सकते हैं, तो प्रोसेस जब लगाएंगे तो अच्छे से फिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग अबव नी एम्पुटेशन एडिमा इन दिस स्टम्प कैन बी मैनेज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए है कीप एबडक्शन पिलो इन दी बिटवीन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन, ऑप्शन नंबर सी है कीप द रिमेनिंग लिम्ब एलिवेटेड ऑन द पिलो, ऑप्शन नंबर डी है री रैप द इलास्टिक बैंडेज एज नेसेसरी। तो बाकी तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा यूज़ है ना, तो यही आया कि एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्सट्रीमिटी है उसको क्या हम एलिवेट करके रखेंगे पिल्लो के ऊपर, अबव द नी एम्पुटेशन है क्योंकि है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फॉलोइंग अबव द नी एम्पुटेशन स्टम्प शुड बी एलिवेटेड। ऑप्शन नंबर ए टू प्रिवेंट एडिमा, ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी प्रमोट हीमोस्टेसिस, ऑप्शन नंबर डी प्रमोट हीलिंग। तो ये तो पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या है पेशेंट का जो अबव द नी एम्पुटेशन में क्या है स्टम्प को एलिवेट करके रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट एम्पुटेशन ऑफ अ लेग कंप्लेंट ऑफ पेन इन द एम्पुटेड पार्ट, द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए है, द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी, द पेन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लेग हैज़ बीन एम्पुटेड। ऑप्शन नंबर सी, द पेन इज फिनोमिना नोन एज घोस्ट पेन। ऑप्शन नंबर डी, द पेन इज अ रियल एक्सपीरियंस टू द पेशेंट। ठीक है, तो एम्पुटेड पार्ट, जो पार्ट ऑलरेडी निकाल दिया है, उस पार्ट में पेशेंट क्या कंप्लेंट कर रहा है, पेन होने की। तो नर्स पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करेगी, तो नर्स यही बताएगी कि वो घोस्ट पेन है, ठीक है, साइकोलॉजिकल ऐसा होता है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, या फिर जो मैंने बताया था प्लेसिबो थेरेपी देगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे, द पेन इज़ अ फिनोमिना नोन एज घोस्ट पेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ लिम्ब से रिलेटेड है, तो इनमें हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है, a painful condition that occurs when pressure within the muscle builds to dangerous level that decreases the blood flow is known as। ठीक है, ऐसी पेनफुल कंडीशन जिसमें प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है मसल्स में जो कि डेंजरस लेवल पे चल जाता है और ब्लड फ्लो क्या ब्लॉक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी है माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन नंबर सी है पार्किंसोनिज्म। ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो इसका तो हमें सही सही आंसर पता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम ही है। ठीक है, कंपार्टमेंट में प्रेशर बिल्ड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडोलेसेंट्स ऑसगुड शैटर डिजीज इज कॉमन कॉज ऑफ पेन एंड स्वेलिंग इन द। ऑप्शन नंबर ए लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल। ऑप्शन नंबर बी इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी। ऑप्शन नंबर सी डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट। ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, एडोलेसेंट में हमें बताना है, एक डिज़ीज़ दी है जिसमें कॉमन कॉज बताना है हमें पेन और स्वेलिंग का, कि ऑसगुड जो श्लेटर डिजीज़ है उसमें कॉमन कॉज क्या है, पेन और स्वेलिंग का। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है एक्यूरेट रहेगा। इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द जो नी है वो क्या है, कॉमन कॉज रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय डैमेज टू। ऑप्शन नंबर ए इंट्राओसियस नर्व। ऑप्शन नंबर बी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। ऑप्शन नंबर सी डी पेरोनियल नर्व। ऑप्शन नंबर डी डेल्टॉइड लिगामेंट ऑफ द एंकल जॉइंट। तो ये पेरोनियल नर्व तो हमें पता है ना, पर इसमें भी दो ऑप्शन है, एक सुपरफिशियल है, एक डीप है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे कि डीप जब पेरोनियल नर्व क्या है डैमेज होगी तो क्या है, फुट ड्रॉप होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन इन द काफ विद डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट इज़ नोन एज होमन साइन, ट्राजियो साइन, चॉस्टिक साइन, कर्निक साइन। होमन साइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं तो काफ मसल्स में क्या पेन होता है। ट्राजियो साइन तो कैल्शियम की इसमें डेफिशिएंसी, चॉस्टिक भी उसी में मिलता है। कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है एक्यूरेट है हमारे पास, क्योंकि डीवीटी में देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट यूजुअली विजुअलाइज ड्यूरिंग आर्थ्रोस्कोपी ऑफ द नी। हमें ऐसा स्ट्रक्चर बताना है जो कि आर्थ्रोस्कोपी ऑफ नी जब हम कर रहे हैं तो उसमें विजुअलाइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है मेनिस्कस। ऑप्शन नंबर बी है क्रूशिएट लिगामेंट। ऑप्शन नंबर सी है कोलेट्रल लिगामेंट। ऑप्शन नंबर डी है पेटेला आर्टिकुलर सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट रहेगा। कोलेट्रल जो लिगामेंट है वो क्या हमें विजुअलाइज नहीं होते हैं आर्थ्रोस्कोपी ऑफ नी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन्स फ्रैक्चर इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर ए नी। ऑप्शन नंबर बी स्पाइन। ऑप्शन नंबर सी एंकल। ऑप्शन नंबर डी फुट। तो कॉटन फ्रैक्चर जब हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर डिस्कस किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो ट्राइमेलर फ्रैक्चर है प्रेजेंट होता है टिबिया और फिबुला में, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन फ्रैक्चर्स। तो एंकल का होगा ऑब्वियसली, टिबिया फिबुला वहीं पे होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा प्लेटिंग इज़ यूज टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है पेटेलर फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर बी हिप फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर सी टिबिया फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर डी कैल्केनियल फ्रैक्चर। जो कोबरा प्लेट्स होती हैं वो क्या कोबरा की जैसे दिखती हैं, है ना, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं।
तो हम इनको क्या हिप फ्रैक्चर में यूज़ करते हैं, या फिर जो फीमर हेड बोन है उस फीमर का हेड जब फ्रैक्चर्ड होता है उसको स्टेबलाइज या ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं कोबरा प्लेटिंग। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप फ्रैक्चर। ठीक है, कोबरा प्लेटिंग हम किसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं? हिप फ्रैक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मस्कुलर वायलेंस। ठीक है, मस्कुलर वायलेंस का क्लासिकल एग्जांपल बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, ऑप्शन नंबर बी है फ्रैक्चर ऑफ फिबुला, ऑप्शन नंबर सी है फ्रैक्चर ऑफ पैटेला, ऑप्शन नंबर डी है फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। मुझे पता होना चाहिए कि मस्कुलर वायलेंस होता क्या है ना। तो मस्कुलर वायलेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्या है, मसल के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बोन है वो क्या है, फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ऐसा कौन सी बोन में देखने को मिलता है? इसका एग्जांपल है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्चर ऑफ पैटेला। ठीक है, एक है क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें मस्कुलर वायलेंस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैगलून डिफॉर्मिटी इज़ एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर ए है रिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है एल्बो, ऑप्शन नंबर सी है नी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास एंकल। हैगलून डिफॉर्मिटी होती क्या है? इसमें क्या होता है, जो कैल्केनियस हमारी बोन है, हील बोन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या है प्रोमिनेंस आ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है उसका पोस्टीरियर और सुपीरियर पोर्शन। ठीक है, प्रोमिनेंस ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन ऑफ कैल्केनियस बोन, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को हील पेन होगा। इसको क्या बोल देंगे हम? हैगलून डिफॉर्मिटी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे आंसर हैं उनके ऑप्शन हमें मिला हुआ, उसके अकॉर्डिंग एंकल क्या सही रहेगा। अगर फुट होता तो वो क्या करेक्ट आंसर होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 ओल्ड मेल पेशेंट कम्स विद द कंप्लेंट ऑफ लोअर लिम्ब वीकनेस। एक 35 साल का ओल्ड मेल पेशेंट है, वो क्या है लोअर लिम्ब की वीकनेस है उसको, उसकी कंप्लेंट के साथ आया है। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन द पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन सुपाइन पोजिशन। जब हम उसको फिजिकली एग्जामिन कर रहे हैं तो पेशेंट को हमने सुपाइन पोजिशन में लेटाया है। द एग्जामिनर प्लेसेस वन हैंड अंडर द पेशेंट हील एंड द पेशेंट इज देन आस्क्ड टू रेज हिज अदर लेग अगेंस्ट डाउनवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, एग्जामिनर क्या है एक अपना हाथ क्या उसकी हील के अगेंस्ट में प्लेस करेगा और बोलेगा पेशेंट को कि दूसरी लेग है उसको क्या है डाउनवर्ड रेजिस्टेंस में मूव करे। व्हाट इज़ द टेस्ट बीइंग परफॉर्म्ड। मैं ये बताना है कि जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस टेस्ट का नाम क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास वेडल टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है MC ब्राइट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है हुवर्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी है ओडोनोग्यू टेस्ट। तो आंसर देने से पहले तो हमें पता होना चाहिए सारे टेस्ट जो नाम लिखे हैं क्या क्या है ना। वेडल टेस्ट, MC ब्राइट टेस्ट, हुवर टेस्ट, ओडोनग्यू टेस्ट, ये सारे के टेस्ट मेलिंगरिंग को हम असेस करने के लिए यूज़ करते हैं कि पेशेंट जानबूझ के नाटक तो नहीं कर रहा काम से बचने के लिए, है ना, ड्रामा तो नहीं कर रहा बीमार होने का। तो जो वेडल टेस्ट है वो क्या है, अगर पुअर प्रोग्नोसिस है, लो बैक पेन की सर्जरी के बाद भी उसको असेस करने के लिए यूज़ होता है। MC ब्राइट टेस्ट जो है वो क्या है, इसमें हम पेशेंट को खड़ा करके उसको क्या बोलेंगे अपनी जो एक लेग है जो अफेक्टेड लेग है उसको फ्लेक्स करे और नी को फ्लेक्स करे साथ में और हैंड से चेस्ट तक के लेवल तक लेके जाए। जब नॉर्मल पेशेंट जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो इस टेस्ट को नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाता है ना, क्योंकि मतलब शियाटिक जो नर्व है उस पर जो स्ट्रेच है रिमूव हो गया होता है और फेस जॉइंट अफेक्टेड होते हैं। बट जो MC ब्राइड टेस्ट मतलब जो ड्रामा कर रहा होगा अफेक्ट होने का वो क्या है कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि मेलिंगरिंग कर रहा है। सेम जो ओडोनग्यू टेस्ट है वो भी मेलिंगरिंग को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन में लिटा के जो एग्जामिनर है उसके नी को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करता है, फिर टीबिया की रोटेशन करता है, पहले इंटरनल की साइड को फिर एक्सटर्नल की साइड को, फिर क्या है फुली करता है, फुली एक्सटेंशन करता है नी की और रिपीट करता रहेगा ऐसे जो भी रोटेशन वो कर रहा है। अगर इन रोटेशन में पेशेंट को पेन ज़्यादा हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि मेनिस्कल टीयर है। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है पेशेंट को तो हमें पता चल रहा है कि वो ड्रामा कर रहा है। सेम ऐसे जो हुआ टेस्ट है ये हम क्या पैरालाइज्ड है पेशेंट या नहीं है या ड्रामा कर रहा है उस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। पर पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे नया ट्रैक्शन का नाम है परकिन ट्रैक्शन आया है। तो परकिन ट्रैक्शन क्या होता है, ये क्या फीमर की जो शाफ्ट है उन फ्रैक्चर्स में यूज़ की जाती है। इसमें क्या है जो फीमर फ्रैक्चर होगी तो नियर जो टीबिया बोन है उसमें क्या है एक पिन लगा के ट्रैक्शन अप्लाइड की जाती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट है जो टीबिया का उसमें क्या है
ट्रैक्शन पिन लगाएंगे हम और अप्रॉक्सीमेटली जो 20 lbs का या 9 kg का जो वेट है पेशेंट में होकर अप्लाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, परकिन ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड है, ठीक है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी वाले जो डिजीज़ है हमने एडल्ट में नहीं देखी है, बच्चों में देखते हैं मेनली। जो पीडियाट्रिक्स का हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी आती हैं, बट हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जो भी टर्म्स होगी मैं साथ साथ में क्लियर करती जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल अनोमली ऑफ द फेस इज़। ऑप्शन नंबर ए है क्लेफ्ट लिप और विद और विदाउट पैलेट। ऑप्शन नंबर बी क्लेफ्ट पैलेट ओनली। ऑप्शन नंबर सी क्लेफ्ट लिप विद क्लेफ्ट पैलेट। ऑप्शन नंबर डी सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो क्लेफ्ट लिप है बाहर वाला, उसमें चाहे पैलेट इन्वॉल्व हो चाहे नहीं इन्वॉल्व हो, वो वाला डिसऑर्डर क्या मोस्ट कॉमन होता है क्लेफ्ट लिप पैलेट में। तो लिप ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू पैलेट। तो क्लेफ्ट लिप विद और विदाउट पैलेट इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेफ्ट लिप इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिलरी प्रोसेस विद लेटरल नेजल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियल नेजल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास मैक्सिलरी प्रोसेस विद मैंडिबुलर प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। जो मैक्सिलरी प्रोसेस है क्या मीडियल नेज़ल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ होता है, उनका नॉन फ्यूज़न होता है, इसलिए पेशेंट में क्या फॉर्म हुआ होता है क्लेफ्ट लिप। क्या मैक्सिलरी प्रोसेस है, मीडियल नेज़ल प्रोसेस के साथ फॉर्म नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेलो कैल्केनियल एंगल इन क्लब फुट। ऑप्शन नंबर ए है 15 to 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी लेस देन 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मोर देन 35 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो हमें एक बीमारी प्रॉब्लम है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, टेलोकैन के लिए एंगल बताना क्लब फुट में। तो इसमें आंसर हमारा सही जाएगा 15 डिग्री से क्या कम होता है, जो टेलो कैल्केनियल एंगल होता है वो लेस दैन 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्प्लिंट यूज फॉर क्लब फुट। कि हम क्लब फुट में कौन से वाला स्प्लिंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। ऑप्शन नंबर बी मिलवॉकी ब्रेस। ऑप्शन नंबर सी कॉक अप स्प्लिंट। ऑप्शन नंबर डी थॉमस स्प्लिंट। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। डेनिस जो ब्राउन स्प्लिंट है वो क्या हम यूज़ करते हैं, इसको हम क्या डेनिस ब्राउन बार भी बोलते हैं। ये क्या है या फिर फुट एबडक्शन ऑर्थोसिस भी बोलते हैं, कि मेडिकल डिवाइस है जो कि क्लब फुट की ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है। ये क्या आप सेपरेट करके रखता है जो फुट है उनको, है ना। तो ये थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइन ऑब्जर्व्ड इन डुचेने मस्ट्रोफी डिस्ट्रॉफी। ठीक है, डुचेने ये जो भी प्रोनाउंस करना है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का हमें क्या है साइन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्वास साइन। सेकंड ऑप्शन है ग्रे ट्यूनर साइन। थर्ड ऑप्शन है गावर साइन। फोर्थ ऑप्शन है रॉवसिंग साइन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ग्रे टर्नर है वो तो पैंक्रेटाइटिस का साइन है, ठीक है। और जो सॉस और रॉवसिंग साइन है वो क्या है अपेंडिसाइटिस में हमें मिलते हैं। तो गावर साइन ही एक साइन है जो क्या है हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलता है, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो। अब क्या है गावर साइन होता क्या है, ठीक है। गावर साइन क्या होता है, कोई पेशेंट है ना, जिसमें क्या होती है लोअर लिम्ब के जो मसल्स हैं उनमें जब वीकनेस होती है तो वो क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, अपनी हैंड्स और आर्म्स को एक पर्टिकुलर जगह पे यूज़ करके क्या खड़ा होने के लिए यूज़ करता है। जब वो स्क्वेटिंग पोजीशन से खड़ा होता है तो अपनी जो आर्म्स और जो हैंड्स हैं उनको क्या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके सहारा लेके खड़ा होता है। उस साइन को हम क्या बोलते हैं गावर साइन। तो ये क्या है हमें मस्कुलर वीकनेस में मिलता है, तो सेम है ना। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्केलेटन पार्ट ऑफ द लिम्ब इज़ कॉल्ड। ठीक है, जो हमारा स्केलेटन पार्ट है लिम्ब में ओके बिल्कुल ही एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एमेलिया। सेकंड ऑप्शन है एननसीफेली। थर्ड ऑप्शन है एक्रोमीगैली। फोर्थ ऑप्शन है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ठीक है, बाकी तो कोई मतलब जानी पहचानी टर्म्स हैं, हमारे साथ सिर्फ अमेलिया ही है। तो अमेलिया को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन जो पार्ट एब्सेंट होता है लिम्ब में उसको क्या बोलते हैं अमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेयर स्केलेटन एबनॉर्मेलिटी इन विच द
पार्शियल एब्सेंस एट लीस्ट वन लिम्ब इज़ कॉल्ड, ठीक है, पार्शियली एब्सेंट होती है बट एक लिम्ब क्या है प्रेजेंट है, एक क्या है एब्सेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 है अमेलिया, सेकंड है हमारे पास मैरोमेलिया, थर्ड है हेमीमेलिया और फोर्थ है डुप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैरोमेलिया बोलेंगे जब एक साइड के लिम्ब में क्या है स्केलेटन पार्ट प्रेजेंट है और दूसरी साइड के लिम्ब में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट डिस्टल हाफ ऑफ अ लिम्ब, ठीक है, सिर्फ डिस्टल जो पार्ट है लिम्ब का उसमें क्या है पार्शियल या कंप्लीट लॉस्ट हो चुका है क्या हमारी स्केलेटन पार्ट, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है एमेलिया, ऑप्शन नंबर बी है मैरोमेलिया, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास हेमीमेलिया और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ट्रांसवर्स हेमीमेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे पास हेमीमेलिया, ठीक है, पार्शियल या कंप्लीट जो कंजेनाइटल एब्सेंस होती है डिस्टल हाफ में लिम्ब में, तो उसको क्या बोलते हैं हेमीमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटल बोन डिजीज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, सेकंड ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टियोमाइलिटिस, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया भी हमारी बोन की सॉफ्टनेस होती है बट वो जेनेटिकल नहीं होती है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये होती है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रिवेंट करता है बॉडी को कि वो स्ट्रॉन्ग बोन बना ही ना सके, ठीक है। तो सारी की सारी जो बोन बनती हैं वो क्या सॉफ्ट होती हैं, ईजिली ब्रिटल होने के लिए क्या होती हैं रिस्क पे होती हैं कि जल्दी से क्या टूट जाती हैं, तो इसलिए इसको ब्रिटल बोन डिजीज़ भी बोलते हैं हम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास skeleton disorder where there is abnormal fusion or joining of two or more of the spinal column या vertebral column, ठीक है। हमें ऐसा डिसऑर्डर बताना है जिसमें जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रास हैं वो क्या है एबनॉर्मली फ्यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है, ये 2 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एविंग सिंड्रोम, सेकेंड ऑप्शन है एनकॉन्ड्रोमा, थर्ड ऑप्शन है क्लिपेल फेल सिंड्रोम, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास स्कॉलियोसिस। तो स्कॉलियोसिस तो हमें पता है, तो ये तो नहीं होता, ये तो पहले ही बाहर चला गया ना। एनकॉन्ड्रोमा क्या होता है, एक टाइप का बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि कार्टिलेज में बिगिन होता है और क्या है इनसाइड द बोन क्या प्रेजेंट होता है। और जो एविंग सिंड्रोम होता है इसको सार्कोमा भी बोल सकते हैं, एविंग सार्कोमा भी बोलते हैं। ये रेयर टाइप का कैंसर है जो कि कहाँ पे होता है बोन में होता है और जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बोन के वहाँ पे मतलब अक्कर होता है। तो एविंग सिंड्रोम भी नहीं है, एनकॉन्ड्रोमा भी नहीं है, स्कॉलियोसिस भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है हमारा, है ना, क्लिपेल फेल सिंड्रोम। इसमें स्पेशली जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं उनका क्या फ्यूजन हो जाता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, यूनियन हो जाती है उनकी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी कंडीशन विच फुट ऑफ द चाइल्ड प्रेजेंट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेलिया, ऑप्शन नंबर बी स्कॉलियोसिस, ऑप्शन नंबर सी है टेलिपस इक्विनोवेरस, ऑप्शन नंबर डी है सेरेब्रल पाल्सी। बाकी तो क्या क्लब फुट के टाइप ही नहीं है, तो सही सीधे ही आंसर चल जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 टेलिपस इक्विनोवेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजेनाइटल डिफेक्ट इन विच देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ वन और मोर लिम्ब्स, ठीक है। कंजेनाइटल डिफेक्ट बताना है जिसमें एक से ज़्यादा क्या है लिम्ब क्या है एब्सेंट होती है, अमेलिया, स्कॉलियोसिस, टेलिपस इक्विनोवेरस, सेरेब्रल पाल्सी। तो इसका तो करेक्ट आंसर अमेलिया ही होगा, इसी में एब्सेंट होती है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंजेनाइटल कंडीशन इन विच द 4 लिम्ब्स ऑफ द न्यूबॉर्न इज़ नॉट प्रेजेंट। चारों की चारों लिम्ब्स क्या प्रेजेंट नहीं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम, सेकंड ऑप्शन है अमेलिया सिंड्रोम 4, थर्ड ऑप्शन है टेलिपस टेट्रा सिंड्रोम, फोर्थ ऑप्शन है एलिम्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम हम बोलते हैं जब चारों की चारों जो लिम्ब्स है न्यूबॉर्न में क्या एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच द अपर आर्म एंड द फोर आर्म वुड बी एबसेंट बट द शॉर्ट हैंड वुड बी प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा डिसऑर्डर बताना है जिसमें जो हमारी अपर आर्म फोर आर्म क्या है एबसेंट होगी और जो शॉर्ट हैंड है वो क्या प्रेजेंट होगा। फर्स्ट है अमेलिया सिंड्रोम, सेकंड है हमारे पास क्लिपेल फ्लेल सिंड्रोम, थर्ड है
ट्रांसवर्स इंटरकैलरी, फोर्थ है लॉन्गिट्यूडनल पोस्ट एक्सियल। तो एमेलिया और क्लिपल तो हमें पता है, ये तो नहीं है आंसर, है ना। जो लॉन्गिट्यूडनल पोस्ट एक्सियल होता है वो क्या होता है, एब्सेंस और हाइपोप्लेजिया होता है, जो हमारी फिफ्थ फिंगर होती है, समटाइम्स क्या है फोर्थ फिंगर को भी इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होती है जो थर्ड और फोर्थ फिंगर है, ये उनका हाइपोप्लेजिया होता है फिबुला और अल्ना के साथ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल पोस्ट एक्सियल भी इसका आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ट्रांसवर्स इंटरकैलरी। यही होता है जिसमें जो अपर आर्म और फोर आर्म क्या है एब्सेंट होती है, बट शॉर्ट हैंड क्या है प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस है हमारे पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स इज, ऑप्शन नंबर ए है 90 to 120 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 1 to 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 8 to 12 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 1 डे, ठीक है। तो हमने क्या प्लेटलेट का क्या बताना, लाइफ स्पैन बताना, जैसे आरबीसी का हमें पता होता है 120 डेज, वैसे ही प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है 8 to 12 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स बताना है कि होता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास रिस्पॉन्ड टू द इंक्रीज इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ऑप्शन नंबर बी है रिस्पॉन्ड टू द डिक्रीज इन ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन नंबर सी है लिमिट द एक्सटेंट ऑफ एक्सपीरेशन, फोर्थ ऑप्शन है अकर्स व्हेन स्ट्रेच रिसेप्टर इन द लंग सेंड सिग्नल दैट इनहिबिट द रेस्पिरेटरी सेंटर। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये क्या होता है, जो हेरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स होता है, इसमें क्या होता है अकर्स व्हेन स्ट्रेच रिसेप्टर जो लंग्स में है क्या सिग्नल सेंड करते हैं, दैट जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या है इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस की करेक्ट स्टेजेस हमने बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। सेकंड है टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। थर्ड है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फोर्थ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 पी मैट इसकी क्या होती है ट्रिक होती है। तो प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टेलोफेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फॉर फॉल इज़ हायर इन ओल्डर एडल्ट बिकॉज ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है चेंज इन बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर 3 है सफलिंग गेट, ऑप्शन नंबर 4 है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। कि ओल्डर ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट रहेगा यहाँ पे चेंजेस इन दी बैलेंस, ठीक है। चेंज बैलेंस वो अपना क्या संभाल नहीं पाते, उस वजह से उनमें गिरने का रिस्क ज़्यादा होता है, फॉल का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और सेम टारगेट हाइट के जो हमारा हमने क्या है एक सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया अब टारगेट हाइट का। सेम अब हम डाइजेस्टिव के शुरू करेंगे और साथ साथ में हम फाउंडेशन जो हमने शुरू किया है उसके भी MCQs हम साथ में क्या है प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे ही हमारे धीरे धीरे टारगेट हाई ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि MSN और जो फाउंडेशन है उसको क्या है हम नॉर्थ साइड से पहले क्या है ख़त्म कर दें। तो मैं जल्दी से आपके लिए सारे जो क्विज मतलब नेक्स्ट जो यूनिट है उसके जो MCQs हैं उनकी क्या है कंप्लीट वीडियो या 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डाल के क्या है कंप्लीट कर दूंगी उनको। मल्टीपल वीडियो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसे क्या है धीरे धीरे हमारा हो रहा बहुत ज़्यादा सिलेबस, तो फास्ट रन करने के लिए हम क्या है ज़्यादा MCQs की वीडियो में क्या है अब इकट्ठे डालूँगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लेके मैं जल्दी आपके पास हाजिर होंगी। तब तक के लिए क्या है मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी अपडेट को आप मिस ना करें, इसके लिए क्या है चैनल में जो बेल आइकन है उसको क्या प्रेस करके रखें। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू।